मैंने कल आपको सोप के बारे में बताया था। सोप में क्या होता है, हेडर रहता है और जो भी डेटा जाता है वो XML फॉर्मेट में जाता है, और वो XML फॉर्मेट का जो डेटा जाता है उसको बोलते हैं WSDL। बट इसमें बहुत ही सिक्योर फॉर्मेट में डेटा जाता है, और सिक्योर फॉर्मेट में डेटा जाने के कारण इसको जो बनाने का टाइम है वो ज्यादा लगता है, या रिसोर्स ज्यादा लगते हैं, बैंडविड्थ और रिसोर्स ज्यादा लगता है, क्योंकि बहुत सिक्योर फॉर्मेट में डेटा जाता है। इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके डेटा इंसर्ट होता है, या बहुत सारे सिक्योर प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद डेटा रिट्रीव होता है। और ये सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल के ऊपर नहीं जाता, मल्टीपल प्रोटोकॉल के ऊपर जाता है। यानी ये HTTP प्रोटोकॉल पे भी जा सकता है, SMTP प्रोटोकॉल पे भी जा सकता है, तो अलग अलग प्रोटोकॉल पे ये जा सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, सो अभी हम लोग रेस्ट के बारे में देख रहे हैं। तो रेस्ट में मैंने कल आपको बताया था कि 5-6 मेथड रहती है रेस्ट में। जब भी हम लोग डेटा बनाते हैं, तो मेरे को अगर डेटा सेल्सफोर्स से जावा में भेजना है, या जावा से कुछ डेटा लेके सेल्सफोर्स में ऐड, इंसर्ट, अपडेट करना है, तो इतने मेरे पास मेथड्स है। ठीक है, तो गेट नाम के मेथड के थ्रू क्या होगा, डेटा एक्सपोज होगा आगे वाले को। पोस्ट नाम के मेथड के थ्रू क्या होगा, बाहर से डेटा आएगा और अंदर में डेटा क्या होगा, इंसर्ट होगा। पुट नाम के मेथड के थ्रू क्या होगा, पुट नाम के मेथड के थ्रू क्या होगा, बाहर से डेटा आएगा और हम लोग अपडेट करेंगे। और डिलीट में बाहर से आपके पास डेटा आएगा और वो डेटा हम लोग डिलीट करेंगे। तो बेसिकली अगर वेब सर्विस, रेस्ट वेब सर्विस देखा जाए, तो कोई भी आपको यही पूछेगा कि रेस्ट वेब सर्विस में कितने मेथड्स रहते हैं, या आपने कौन से मेथड का यूज किया है। तो रेस्ट वेब सर्विस में आपको यही पूछा जाता है कि रेस्ट वेब सर्विस में कितने मेथड्स है और आपने कौन से मेथड का यूज किया है। ठीक है, सो आपको ये सारी चीजें पता चाहिए। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या किया है, पोस्ट का मेथड यूज किया है, गेट का मेथड यूज किया है, पुट का, डिलीट का, तो ये आपको पता चाहिए। तो यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट क्या करते हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। चलो, तो थोड़ा अगर डिफरेंस देखा जाए सोप एंड रेस्ट, थोड़ा डिफरेंस देखा जाए ऑन सोप एंड रेस्ट, तो क्या होगा। तो सोप क्या है, प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल यानी रूल्स, और अगर मेरे को सोप को बनाना है तो मेरे को वो रूल्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको ये चीजें बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूल क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोप। रेस्ट इज अ आर्किटेक्चरल स्टाइल। आर्किटेक्चरल स्टाइल का मतलब कि यहाँ पे कोई रूल नहीं है, आपको जैसा डिजाइन करना है वैसे आप रेस्ट को डिजाइन कर सकते आपके हिसाब से। तो रेस्ट क्या है, आर्किटेक्चर स्टाइल है। ठीक है, जबकि सोप क्या है, प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, यहाँ पे हर चीज क्या रहेगी, रूल्स के हिसाब से आपको क्या करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे हर चीज आपको रूल्स के हिसाब से डिफाइन करनी पड़ेगी। रेस्ट में आप जैसे चाहो वैसे आप डिजाइन कर सकते हो। SOAP stand for Simple Object Access Protocol, REST stand for Representational State Transfer। दोनों का फुल फॉर्म याद रखना। SOAP का क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, और REST का क्या है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। SOAP cannot use REST because it is a protocol। पहले ही बताया कि SOAP में प्रोटोकॉल है, तो वहां पे जैसे रूल दिए वैसे ही अपने को क्या करना पड़ेगा, डेटा ऐड करना पड़ेगा, वैसे ही डेटा रिट्रीव करना पड़ेगा। वहां पे अपन कोई रूल नहीं लगा सकते, यानी अपना रूल कि नहीं नहीं सोप है तो उसके अंदर से रेस्ट को कॉल करता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। बट रेस्ट क्या है, आर्किटेक्चरल डिजाइन है। आर्किटेक्चरल डिजाइन का मतलब है कि अपन अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेस्ट के अंदर से सोप को कॉल कर सकते हैं। रेस्ट कैन यूज सोप वेब सर्विस बिकॉज इट इज एन कंसेप्ट एंड कैन यूज एनी प्रोटोकॉल लाइक HTTP एंड सोप। तो हम लोगों को अगर कुछ लगता है नहीं नहीं नहीं, रेस्ट के थ्रू सिक्योर डेटा जाना चाहिए, तो मैं रेस्ट के अंदर क्या कर सकता हूं, सोप को क्या कर सकता हूं, कॉल कर सकता हूं। बट उल्टा नहीं होता है, सोप के अंदर से रेस्ट कॉल नहीं होता है, बट रेस्ट के अंदर से अपन सोप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो कंसेप्चुअल नेचर है। कंसेप्चुअल नेचर यानी हम लोग अपने हिसाब से उसमें मोल्ड कर सकते हैं। सोप यूज सर्विस इंटरफेस टू एक्सपोज द बिजनेस लॉजिक, रेस्ट यूज URI टू एक्सपोज द बिजनेस। सर्विस इंटरफेस है ना, इसके पास यूजर इंटरफेस है जिसमें आपको प्रॉपरली डेटा डाल के वो क्या करेंगे, अपन डेटा भेजेंगे या डेटा लाएंगे। रेस्ट में जो भी डेटा जाता है या आता है वो कौन से फॉर्मेट में आता है, URI, URL
यूआरएल समझता है ना, जो हम लोग ऊपर में देते हैं कोई भी वेबसाइट को कॉल करने के लिए, तो वो यूआरएल के फॉर्मेट में हम लोग डेटा देते हैं या यूआरएल के फॉर्मेट में अपने पास डेटा आता है रेस्ट में। तो रेस्ट में पूरा खेल जो चलता है वो यूआरएल के फॉर्मेट में ही, क्योंकि जो डेटा आपके पास आएगा या आप जो भी डेटा बाहर वालों को भेजोगे, जो भी डेटा आपके पास आएगा या आप जो भी डेटा बाहर वालों को भेजोगे वो यूआरएल के फॉर्मेट में आएगा। सोप में यूआरएल नहीं रहता, वहां पे उसका सर्विस इंटरफेस है, उसके थ्रू पूरा का पूरा डेटा लिखा जाता है। बट हम लोग रेस्ट यूज करने वाले, इसलिए रेस्ट में पूरी चीजें किसके थ्रू जाएगी, यूआरएल के फॉर्मेट में। यूआरएल समझता है ना, समझता है कि सभी को, या किसी को नहीं पता यूआरएल? तो यहाँ पे पूरा जो डेटा आएगा वो कौन से फॉर्मेट में आएगा, यूआरएल के ही फॉर्मेट में आएगा। SOAP defines standards to strictly follow. REST does not define to must standard like SOAP. वही है, वो प्रोटोकॉल होने के कारण उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। SOAP में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स नहीं है। SOAP यही चीज यहाँ पे बताई गई है। SOAP required more bandwidth and resource than REST, क्योंकि उसमें प्रोटोकॉल है, उसमें स्टैंडर्ड्स है, इसलिए उसको मोर बैंडविड्थ और मोर रिसोर्स लगते हैं SOAP को। रेस्ट रिक्वायर्स लेस बैंडविड्थ एंड रिसोर्स देन सोप, यानी रेस्ट फास्टर है एज कंपेयर टू सोप। और इसका बेस्ट जो कारण है वो यही है कि सोप में आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर ये प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड अपन फॉलो करते रहे तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। देखो सिंपल चीज है, बहुत सिक्योर चाहिए तो टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, ज्यादा सिक्योर नहीं चाहिए तो रेस्ट का यूज कर सकते हैं आप लोग। सोप डिफाइंस ओन सिक्योरिटी। सोप अपना खुद का क्या करता है, सिक्योरिटी क्या करता है, डिफाइन करता है। यानी वो किसी भी प्रोटोकॉल के भरोसे पे नहीं रहता कि वो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी देगा और मेरा डेटा मैं उस सिक्योरिटी में लेके जाऊंगा, नहीं। सोप अपनी खुद की सिक्योरिटी मेंटेन करता है जो कि हेडर में रहता है। एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन का ये कहाँ पे जाना है, क्या लेके जाना है, वो सब कुछ वो हेडर में डिफाइन करता है। यानी सोप में उसकी खुद की सिक्योरिटी लगती है, रेस्ट में उसकी खुद की सिक्योरिटी नहीं लगती। रेस्ट जिस भी प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है उसकी सिक्योरिटी को क्या करता है, वो इनहेरिट करता है। जैसे अगर रेस्ट किसकी सिक्योरिटी पे जा रहा है, HTTP के प्रोटोकॉल पे जा रहा है, तो वो कौन सी सिक्योरिटी लेगा, किसकी सिक्योरिटी लेगा, HTTP की लेगा। अगर कल जाके रेस्ट सोप के प्रोटोकॉल पे जा रहा है तो वो किसकी सिक्योरिटी लेगा, सोप की सिक्योरिटी लेगा। आ रहा क्या, समझ में आ रहा क्या ये कंसेप्ट? ये पूछा जाता है सवाल, सभी को बता रहा हूँ, ये पूछा जाता, तुमको 4-5 तो भी डिफरेंस पता ही चाहिए। क्योंकि अगर आपने इंटीग्रेशन लिखा तो वो पूछेगा आपने वेब सर्विस बनाया क्या, आपने बोला हाँ, तो आपको दूसरा सवाल ही करेगा कौन सा वेब सर्विस, सोप से या रेस्ट से। ठीक है, अगर आपने रेस्ट बोल दिया तो भी वो आपको पूछेगा कि सोप और रेस्ट में क्या फर्क रहता है, क्यों तुमने रेस्ट यूज किया है। तो तुमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सोप परमिट XML डेटा फॉर्मेट ओनली। मैंने पहले ही बताया कि सोप में जो भी डेटा जाता है वो WSDL फॉर्मेट में जाता है, यानी इसमें XML में ही डेटा जाता है। बट रेस्ट परमिट, ठीक है, अदर देन XML, यानी HTML में भी डेटा जाता है, प्लेन टेक्स्ट में भी डेटा जाता है और जेसन में भी डेटा जाता है। तो अगर आप रेस्ट का यूज कर रहे हो तो आप मल्टीपल फॉर्मेट में डेटा भेज सकते हो बाहर वाले, यानी सिर्फ XML फॉर्मेट में ही डेटा नहीं जाएगा। आप चाहो तो उसको जेसन में भी डाल सकते हो, आप चाहो तो प्लेन टेक्स्ट में भी डाल सकते हो, आप चाहो तो HTML में भी, और ये मैं दिखाऊंगा आपको करके। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सोप और रेस्ट में, क्योंकि जेसन क्या है, इजी है, फास्टर है रिट्रीव करने के लिए डेटा। जेसन से फास्टर रिट्रीव होता है डेटा एज कंपेयर टू XML। बट सोप के पास तो XML ही है, तो वहां पे डेटा रिट्रीव करने में भी प्रॉब्लम आएंगे अपने। इसलिए आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, रेस्ट का यूज करते हैं। सोप इज लेस प्रिफर्ड एंड रेस्ट। तो फिर से समझ लो और एक बार, क्या क्या है, वो प्रोटोकॉल है, ये आर्किटेक्चरल नेचर है। प्रोटोकॉल का मतलब इसमें रूल्स है, वो फॉलो करने ही पड़ते हैं। ये आर्किटेक्चरल नेचर होने के ना अपने हिसाब से अपन उसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है,
सोप रेस्ट को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसमें रूल्स डिफाइंड है, वैसे ही उसको यूज करना पड़ा। रेस्ट आर्किटेक्चर नेचर होने के कारण उसमें अपन सोप का भी यूज कर सकते हैं या सोप की सिक्योरिटी ले सकते हैं रेस्ट में। यानी सोप का अगर कोई सिक्योरिटी है तो उसको अपन प्रोटोकॉल बना के उसके थ्रू डेटा भेज सकते हैं, उसको अपन प्रोटोकॉल बना के उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। आवाज आ रही क्या मेरी? यस सर, आ रही। ओके, यस सर। ठीक है। हाँ, सोप वही है, सोप सर्विस इंटरफेस रहता है उसका। रेस्ट में पूरा डेटा कौन से फॉर्मेट में जाता है, यूआरएल फॉर्मेट में जाता है। यूआरएल। ठीक है, ठीक है। सोप में रूल्स रहते हैं तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। रेस्ट में ज्यादा रूल्स नहीं है तो उसको स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके लिए इसलिए रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है, इसलिए यहाँ पे बैंडविड्थ और रिसोर्स ज्यादा लगता है। सोप में रिसोर्स और बैंडविड्थ कम लगता है। सोप अपनी खुद की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है या डिफाइन करता है। रेस्ट अपनी खुद की सिक्योरिटी डिफाइन नहीं करता, वो जिस प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा, मैक्सिमम तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू ही जाता है, तो वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल की जो भी सिक्योरिटी रहेगा वो इनहेरिट कर देगा। सोप क्या करता है, सिर्फ एक्सएमएल में डेटा परमिट करता है। रेस्ट एक्सएमएल, प्लेन, जेसन सब में डेटा क्या कर सकता है, परमिट कर सकता है। क्या क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया रेस्ट और, ठीक है, इसमें। तो हम लोग जो भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो मेरे को इंटीग्रेशन करना है तो मेरे को इंटीग्रेशन करते वक्त ये जावा है, डॉटनेट है, पीएचपी है, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। मेरे को सिर्फ डेटा एक्सपोज करना है, आगे वाला कैसे कंज्यूम करता है वो उसका काम। तो अभी अपने को सेल्सफोर्स में क्या करना पड़ेगा, वेब सर्विस बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर ये वेब सर्विस को हम लोग वर्क बेंच और पोस्टमैन के थ्रू क्या करेंगे, टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, कि जो डेटा मैं भेज रहा हूँ वो बराबर डेटा भेज रहा हूँ क्या, या बाहर वाला अगर मेरे को रिक्वेस्ट भेजता है तो बराबर मेरा वेब सर्विस चल रहा है कि नहीं चल। ठीक है, तो अभी हम लोग आज वेब सर्विस चालू नहीं करेंगे। आज हम लोग क्या करते हैं, वर्क बेंच को देखते हैं। वर्क बेंच क्या है? वर्क बेंच टूल अपने सेल्सफोर्स के साथ इंटीग्रेट हुआ है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें है वर्क बेंच के अंदर। अपार्ट फ्रॉम वेब सर्विस टेस्ट करने के लिए तो होता ही है, बट वर्क बेंच पे बहुत अदर भी चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हो वर्क बेंच का यूज करके। ठीक है, तो कल से अपन कोडिंग का पार्ट चालू करेंगे वेब सर्विस का। अभी आपको रेस्ट और सोप क्या है वो पता है। ठीक है, रेस्ट में क्या होता है, सोप में क्या होता है, सोप में क्या प्रॉब्लम है वो भी आपको पता है। तो कल से हम लोग वेब सर्विस लिखना चालू करेंगे रेस्ट वाली, और फिर अपना डेटा एक्सपोज करेंगे, या बाहर से डेटा लेंगे और अंदर में डेटा लाने के बाद उसको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करवाएंगे। तो सब कुछ करेंगे हम लोग वेब सर्विस के थ्रू। बट आज हम लोग वर्क बेंच क्या होता है वो देखते हैं। तो वर्क बेंच एक टूल है, एक्सटर्नल टूल है। कौन सा? एक्सटर्नल पता है, जो सेल्सफोर्स के अंदर नहीं है, सेल्सफोर्स के बाहर। बट वर्क बेंच के थ्रू हम लोग सेल्सफोर्स का डेटा वर्क बेंच में अपन क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, और वहां पे हम लोग क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, डेटा निकाल सकते हैं, बाहर से डेटा अंदर में इंपोर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें कर सकते हैं हम लोग सेल्सफोर्स के अंदर, सेल्सफोर्स के बाहर से। देखो, अगर मेरे को अभी सेल्सफोर्स में अकाउंट चेक करना है, अकाउंट में कितने ऑब्जेक्ट्स है, कितने रिकॉर्ड है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेल्सफोर्स के अंदर जाना पड़ेगा। बट वर्क बेंच के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, सेल्सफोर्स के बाहर से ही पूरे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, पूरा डेटा देख सकते हैं, डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो जो डेवलपर्स है ना, कोई भी कंपनी में जो डेवलपर है वो सेल्सफोर्स के अंदर घुस के डेटा नहीं देखते, वो किसका यूज करते हैं, वर्कबेंच नाम के टूल का, और उसके थ्रू वो डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी देखा वो सेल्सफोर्स के अंदर घुस के हम लोग अकाउंट, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें देख रहे हैं। बट अगर आपको सेल्सफोर्स में लॉगिन कर दिया है, बट आपको सेल्सफोर्स के अंदर नहीं जाना है, बाहर से ही पूरा डेटा देखना है, तो आप वर्कबेंच का यूज कर सकते हो। तो कैसे करते हैं वर्कबेंच का यूज, वो सिंपल समझो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप सेल्सफोर्स में लॉगिन हो जाओ। चलो, तो मैं क्या करता हूं, आपके लिए लॉगिन हो जाता हूं पहले।
ठीक है। सो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ login salesforce.com और यहाँ से हम लोग salesforce के अंदर क्या हो जाते हैं, लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट। चलो, तो आपने लॉगिन कर लिया, हो गया लॉगिन। अब दूसरा टैब लो, इसी के बाजू में दूसरा टैब लो और वहां पे सिर्फ आपको यूआरएल लेना है वर्कबेंच का। मैं ये यूआरएल दूंगा आपको, ठीक है। तो ये यूआरएल का नाम है workbench.developer.com। कौन सा है? workbench.developer.com। ठीक है, तो ये यूआरएल मैं आपको दूंगा, ये पूरी की पूरी ये दूंगा। एप्लीकेशन वेरी गुड ऑन योर कुड नॉट बी सर्व इफ योर एप्लीकेशन इज, ठीक है। चलो, तो हम लोग इसका यूज नहीं करते, हम लोग क्रोम का यूज करते हैं, क्योंकि शायद यहाँ पे चेक योर लॉगिन डिटेल ये बोल रहा है। क्या है लॉगिन डिटेल? ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, एक मिनट, इसको अपन बंद करके फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका कोई लॉगिन नहीं है। सेल्सफोर्स को चालू करो, वो चालू हो जाता है। सो login.salesforce.com। अभी होने के बाद यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे वर्क बेंच, रेस्ट एक्सप्लोरर भी चालू किया तो भी चलता है, ठीक है। सो ये आपको ऐसा स्क्रीन आएगा। सबसे पहले ये वर्क बेंच है। वर्क बेंच को आपको कोई भी कनेक्शन नहीं लगता। आप सेल्सफोर्स को एक टैब में ओपन करो और दूसरे टैब में वर्क बेंच का यूआरएल डाल दो। एक टैब में आप सेल्सफोर्स को ओपन कर दो और दूसरे टैब में क्या करोगे, वर्क बेंच का क्या कर दोगे, यूआरएल डाल दो, बस। अब उसके बाद आप प्रोडक्शन में ही रहेंगे, क्योंकि अपने पास कोई सैंडबॉक्स नहीं है अभी। अब ये सैंडबॉक्स क्या कंसेप्ट होता है वो मैं आगे में बताऊंगा, बट अभी अपन प्रोडक्शन में ही है। अपना जो भी एप्लीकेशन है वो प्रोडक्शन में ही है, और अपना जो एपीआई है वो भी 53 है, यानी एपीआई है जो भी हम लोग कोड वगैरह देख रहे हैं वो एपीआई 53 के ऊपर, एंड एग्री, ठीक है, एंड लॉग इन विद सेल्सफोर्स, ठीक है। ठीक है, अभी ये लॉगिन होने के बाद ये वाला कंसेप्ट दे रहा था, छोड़ देते इसको, हम लोग दूसरे इससे ये करते, क्रोम से चालू करते इसको। हो सकता है कि कभी कभी किसी ब्राउजर पे वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, या उसका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो दूसरे ब्राउजर को सिलेक्ट कर। सो मैं login.salesforce.com दूसरे ब्राउजर का यूज कर रहा हूँ। अभी यहीं पे वर्क
बेंच, वर्क बेंच आया नहीं है, ठीक है। मेरे पास यहाँ से वर्क बेंच का यूआरएल ले लेते हैं। एंटर बात है। So production, I agree, login with Salesforce. शायद इसका कुछ सेटअप वगैरह का कंसेप्ट चल रहा होगा, या ये कुछ उनका ये रहता है ना, कभी कभी सर्वर स्टार्टिंग वगैरह में ये होता होगा, इसलिए वो चल नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए वो चल नहीं रहा है, तो अभी अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने 2-3 ब्राउजर में ये करके देखा है। ठीक है, हो सकता है कि आपके इसमें चले, बट मेरे इसमें नहीं चल रहा अभी के लिए। ठीक है, कल ही देखना पड़ेगा उसको। ठीक है, बट वर्क बेंच हाँ चलता है, वो ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, बट कभी कभी प्रॉब्लम देता है। डबल रीलोड किया था सर, तो सर प्रॉब्लम दे ही रहा है, मेरे इसमें प्रॉब्लम दे रहा है अभी। सेम क्या? प्रॉब्लम सर, सेम प्रॉब्लम दे रहा है बोला। हाँ, तो वो हो सकता है कि वो सर्वर का उसका कुछ ये चल रहा होगा, मेंटेनेंस वगैरह चल रहा होगा, उसके कारण वो प्रॉब्लम है। ठीक है, देख लेंगे। तो उससे अच्छा फिर अभी क्या करते हैं अपन, वेब सर्विस बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ वेब सर्विस। अभी अपना एक कंसेप्ट क्या है कि मुझे क्या करना है, कुछ डेटा, अकाउंट का डेटा, अकाउंट का नेम, अकाउंट का डिस्क्रिप्शन, अकाउंट की आईडी, मुझे आगे वाले को क्या करना है, एक्सपोज करवानी। आगे वाला यानी वो आगे वाला कौन है, वो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे को सिर्फ मेरा डेटा एक्सपोज करवाना है। ठीक है, तो एक्सपोज करवाने के लिए मेरे पास कौन सी मेथड है, गेट। तो अभी हम लोग देखते हैं हाउ टू राइट अ वेब सर्विस। वेब सर्विस कैसे लिखी जाती है, और उसमें फिर गेट, पुट, पोस्ट मेथड कैसे लिखी जाती है, और उसको टेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलो, तो आप ठीक है लॉगिन हो जाओ सेल्सफोर्स से पहले। वेब सर्विस लिखना है, क्या लिखना, क्लास, एपेक्स का क्लास। वेब सर्विस यानी क्या है, एपेक्स का क्लास है। ठीक है, तो अभी एपेक्स का क्लास लिखते हैं हम लोग। तो आप कहाँ जाओगे वेब सर्विस लिखने के लिए, डेवलपर कंसोल। डेवलपर कंसोल। ठीक है, तो डेवलपर कंसोल पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक क्लास लिखी है, मैं उसी को ओपन कर रहा हूँ। क्लास रेस्ट करके होगा। रेस्ट वेब सर्विस। तो ये ध्यान में रखो, ये है आपकी एक वेब सर्विस। तो वेब सर्विस कैसे लिखी जाती है वो अभी आपको ध्यान में देना है। ठीक है, वेब सर्विस कैसे लिखी जाती है वो आपको क्या करना है, ध्यान में देना है। ठीक है, तो वेब सर्विस क्या होती है, कैसे लिखी जाती है वो देखते हैं। ठीक है, चलो, तो कभी भी आप क्लास लिखोगे, जो क्लास का डेटा एज अ वेब सर्विस बाहर में एक्सपोज होने वाला है, या बाहर से डेटा अंदर में आके इंसर्ट, अपडेट, डिलीट होने वाला है। आपका डेटा यहाँ से एक्सपोज होके बाहर वाले को देने मिलने वाला है, या बाहर वाले आपको यूआरएल देंगे और उसके हिसाब से आप डेटा क्या करोगे, आपके सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करोगे। तो ऐसा कोई भी कंसेप्ट वाला अगर आपको कोड लिखना है तो आपको आपकी क्लास लिखनी पड़ेगी, बट आपको आपकी क्लास क्या करनी पड़ेगी, क्या बनानी पड़ेगी, ग्लोबल। ग्लोबल। ग्लोबल क्यों,
क्योंकि ये ऐसी क्लास है जो बाहर वाले भी क्या करने वाले, एक्सेस करने वाले। ठीक है, ये ऐसी क्लास है जो बाहर वाले भी क्या करने वाले, एक्सेस करने वाले। इसलिए इस क्लास का जो एक्सेस स्पेसिफायर रहेगा वो कौन रहेगा, ग्लोबल। आपको पूछा जा सकता है कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर आपके पास है करके, तो आपके पास ग्लोबल है। ग्लोबल आप कब यूज करोगे, वेब सर्विस के टाइम पे, यानी ऐसी कोई कोड बनाना है जिसका डेटा बाहर वाले एक्सेस करने वाले, आउटसाइड ऑफ द सेल्सफोर्स, तो आपको जो एक्सेस स्पेसिफायर देना है वो कौन सा देना है, ग्लोबल। तो ग्लोबल एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर है जिसके थ्रू आपका डेटा बाहर वालों को एक्सेस हो सकता है, पब्लिक और प्राइवेट इंटरनल यूज के। विद शेयरिंग, विदाउट शेयरिंग आपको पता है। तो ग्लोबल विद शेयरिंग क्लास रेस्ट वेब सर्विस, तो क्लास रेस्ट वेब सर्विस के थ्रू वो एक्सेस होगा। ठीक है, तो रेस्ट वेब सर्विस मैंने नाम लिखा, क्लास का नाम मैं कुछ भी डाल सकता हूं, और ये रहेगा ग्लोबल। अब इस क्लास को वेब सर्विस जैसा बिहेव करवाना है, और वो भी रेस्ट। इस क्लास को वेब सर्विस जैसा बिहेव करवाना है, वो भी रेस्ट। तो आपको आपके क्लास के ऊपर लिखना पड़ेगा @REST रिसोर्स। क्या लिखना पड़ेगा, @REST रिसोर्स। ठीक है, तो @REST रिसोर्स ये एक कंसेप्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये एक कंसेप्ट है जिसके थ्रू आपकी क्लास रेस्ट वेब सर्विस बन जाएगी। पूछा जाता है ये सब सवाल कि आप वेब सर्विस लिखे हो तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा। अब मैंने आपको ये बोला था कि रेस्ट किस पे थ्रू चलता है, यूआरएल के थ्रू, यानी पूरा जो डेटा आगे में जाएगा या बाहर वाले से आएगा वो सब कुछ यूआरएल के थ्रू। तो अभी मेरे को बताओ, ऐसे आपके पास बहुत सारे वेब सर्विस रहेंगे। अभी अकाउंट का डेटा अपन एक्सपोज कर रहे हैं, कल जाके आपको कॉन्टैक्ट का डेटा एक्सपोज करना है, बैटल स्टेशन का एक्सपोज करना है, या बाहर से आपको डेटा लेके आना है, तो हर एक के लिए अलग अलग यूआरएल बनेंगे ना। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा ये क्लास बाहर वाला जब अपने को क्या करेगा, यूआरएल देगा। देखो बाहर से क्या आएगा, यूआरएल आएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी डेटा आएगा वो यूआरएल में आएगा। तो जब यूआरएल आएगा तो मेरी क्लास कैसे पहचानी जाएगी कि ये मेरे क्लास में आना चाहिए करके, क्योंकि वहां पे तो 1000 वेब सर्विस लिख सकते लोग। तो ये मेरेज क्लास में आएगा या मेरे ही कोड में आना चाहिए, कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे यूआरएल में, यानी जिस भी यूआरएल में क्या रहेगा नाम, अकाउंट /* यानी कोई भी नाम, स्टार यानी आपको पता है वाइल्ड कार्ड, देख चुके आप एसओएसएल में, देखा है क्या? मैंने बताया था स्टार यानी कोई भी नाम। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जिस भी यूआरएल में अकाउंट / आगे में कोई भी नाम आए, वो यूआरएल वाले सब कुछ यहाँ पे आने चाहिए। देखो, क्योंकि रेस्ट वेब सर्विस यूआरएल के बेस पे चलता है, तो बाहर से बहुत सारे यूआरएल आएंगे और बहुत सारी वेब सर्विस बनेंगी। तो आपका कोड देखो, अगर आपको कोड को कॉल करना है तो अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं और मेथड को कॉल करते हैं, या डायरेक्ट स्टैटिक रहा तो क्लास का नाम। यानी आपने जावा में देखा है ना, पढ़ा है क्या जावा आपने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, तो अगर आपने कोड बनाया, सिंपल समझो, आपने कोड बनाया, अब आपने ये कोड बनाया, सपोज ये आपने क्या किए, ये रेस्ट वेब सर्विस नाम का क्लास बनाया। आपने ये क्लास बनाया और इसमें क्या है, गेट नाम की क्या है, मेथड है। तो ये आपने ये क्लास के अंदर ये मेथड है। अब ये आपको क्या करना है, आगे वाले को इसको कॉल करना है। क्या करना पड़ेगा जावा में या सेल्सफोर्स में भी क्या करना पड़ेगा, इसका क्या करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट सर्विस का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर मैं फिर से एक बार ऑब्जेक्ट बना के देता हूँ, इक्वल टू न्यू ये यूजर हो गया जो आगे वाला इसको एक्सेस करेगा, और फिर इसकी क्या करेगा, गेट मेथड को कॉल करेगा। हाँ, यही सेम कंसेप्ट अगर ये वेब सर्विस है, तो वेब सर्विस जब होती है तो वेब सर्विस बाहर वाला कॉल करेगा, तो बाहर वाला आपका ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं कर सकता। तो बाहर वाला आपके वेब सर्विस के गेट मेथड को अगर कॉल करना है तो वो बाहर वाला क्या देगा, यूआरएल देगा। तो अभी अपन क्या बोल रहे हैं कि मेरे क्लास को बाहर वाले से, यानी बाहर वाला जब मेरे क्लास को कॉल करेगा और ये बोलेगा कि मेरे को ये डेटा चाहिए,
तो बाहर वाला जब यूआरएल देगा तो मैं बोलता हूँ कि यूआरएल में कुछ भी आने दे, उसमें नाम क्या आने दे, account/star, स्टार यानी कोई भी आगे में कोई भी नाम आया तो भी चलता है, बट नाम क्या आना चाहिए, अकाउंट। तब ये नाम आएगा, तब ये मेरी क्लास क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी। तो वेब सर्विस को कॉल करने का तरीका अलग रहता है। वेब सर्विस को कॉल करना है तो आप किसके थ्रू कॉल करना पड़ता है, यूआरएल के थ्रू। जैसे हम लोग यूजर को हम लोग अपना कोड देते तो कैसे देते, ऑब्जेक्ट बना के मेथड को कॉल करता, वो ऑब्जेक्ट बनाता ना अपने क्लास का, वैसे ही वेब सर्विस जब कॉल होती है तो किसके थ्रू कॉल होती है, यूआरएल। तो इसलिए हम लोगों को अपने क्लास के ऊपर में ये बताना पड़ता है कि कौन से यूआरएल के थ्रू मेरी क्लास कॉल होगी। तो इसलिए आपको रेस्ट रिसोर्स लिखना पड़ेगा और उसमें यूआरएल मैपिंग में आपको कोई भी एक यूआरएल देना पड़ेगा जो कि यूनिक रहेगा दूसरे यूआरएल के साथ, यानी दूसरे यूआरएल और आपके यूआरएल में फर्क रहेगा। तो मैंने बता दिया कि मेरे यूआरएल में /account, तो ये नाम किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है। तो बाकी के यूआरएल बनेंगे तो उसमें कॉन्टैक्ट रहेगा तो /contact, बैटर स्टेशन रहेगा तो बैटर स्टेशन, ऐसे नाम देंगे। /star है ना, आगे का नाम कुछ भी हो जाए उसमें अकाउंट रहना चाहिए। तो जिस भी यूआरएल में अकाउंट रहेगा वो पूरे यूआरएल आपके क्लास के अंदर आ जाएंगे। यानी जब भी यूजर को आपकी क्लास कॉल करनी है, जब भी किसी यूजर को आपकी क्लास कॉल करके अकाउंट का डेटा लेना है बाहर वाले को, तो वो यूआरएल में क्या डालेगा, /account। ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सभी को हाँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सर हाँ, तो आपको जब भी कोई क्लास लिखनी है तो आपके क्लास के आगे में @rest रिसोर्स रहेगा और उसके साथ यूआरएल मैपिंग में आप एक यूआरएल फिक्स कर दो और आगे वाले को बता दो। क्योंकि जब अपन वेब सर्विस बनाएंगे ना, तो वेब सर्विस बनाने के बाद अपन डॉक्यूमेंट बनाते हैं और डॉक्यूमेंट में बताते हैं कि भैया ये वेब सर्विस को कॉल करने के लिए ये यूआरएल में तुमको ये डालना पड़ेगा, ये वेब सर्विस को कॉल करने में ये यूआरएल में तुमको ये डालना पड़ेगा। तो वैसे अपन यूजर को पहले ही बता देंगे कि तेरे को अगर ये वेब सर्विस कॉल करनी है तो तेरे यूआरएल में क्या आना चाहिए, /account आना चाहिए। वो डालेगा तो आपके कॉल हो जाएगी। क्लियर है इतना? यस सर। चलो, अभी आपको पता है कि आपके इसमें मल्टीपल मेथड्स रहेंगी, डिलीट वाली रहेगी, गेट वाली रहेगी, पुट वाली रहेगी, पोस्ट वाली रहेगी। आप डेटा बाहर वालों को भेजोगे, बाहर से डेटा अंदर लेके आओगे, ठीक है, इंसर्ट करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे। तो अभी अपन गेट वाली मेथड देखते हैं। ठीक है, सो ये गेट वाली मेथड क्या रहेगी, ठीक है। तो गेट वाले मेथड को, अगर आपको कोई भी मेथड को गेट बनाना है तो आपको मेथड का नाम, आपको मेथड में ग्लोबल लगाना पड़ेगा। आप उसको स्टैटिक रखो क्योंकि डायरेक्टली कॉल होनी चाहिए, इसलिए ग्लोबल स्टैटिक। अभी आपको यहाँ से रिटर्न अकाउंट करना था क्योंकि मेरे को क्या करना है, आगे वाले को डेटा भेजना है, तो मेरे को क्या भेजना है, अकाउंट का इंफॉर्मेशन भेजना है, इसलिए मैंने रिटर्न टाइप क्या लिखा, अकाउंट। ठीक है, इसलिए मैंने रिटर्न टाइप क्या लिखा, अकाउंट। ठीक है, और मेथड का नाम मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, डू गेट, गेट1, गेट2, आप जो लिखना चाहो वो लिखो। देखो फिर से समझो, जब भी हम लोग डेटा क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, यानी मेरी ऐसी मेथड है जो कि डेटा भेजने वाली है, तो मेरे मेथड को क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप होना ही चाहिए ना, क्योंकि गेट क्या करती है, याद है क्या, गेट डिस्प्ले कर। हाँ सर। डेटा भेजता है, रिटर्न रहता है कभी भी गेट मेथड को। यस ठीक है, क्योंकि गेट मेथड का काम ही क्या है, डेटा भेजना आगे वाले को। भेजना। तो जब भी आप गेट मेथड लिखोगे तो आपके गेट मेथड का क्या रहेगा, रिटर्न टाइप रिटर्न अकाउंट रहेगा। रिटर्न टाइप रहेगा। अकाउंट ही नहीं रहेगा Return दादा, वो कुछ भी हो सकता है, कोई तुम भी क्या रिटर्न कर Okay, रहे हैं, बट तुम्हारे मेथड का क्या रहेगा, रिटर्न टाइप होना ही रहेगा। चाहिए। अच्छा। और उसके आगे में रहेगा ग्लोबल एंड स्टैटिक, ये भी Static. फिक्स लाइन है, ये भी क्या है, फिक्स Fixed लाइन है। तो ग्लोबल स्टैटिक अकाउंट डू गेट, ठीक है, ग्लोबल स्टैटिक अकाउंट डू गेट। अब अकाउंट क्यों, ठीक है, क्योंकि आपको अकाउंट भेजना है, और डू गेट यानी आप गेट बोल रहे हैं इसलिए गेट, बट ऐसा जरूरी नहीं कि डू गेट इच नाम लिखना, आप नाम कुछ भी लिखो। बट ये मेथड गेट जैसी बिहेव तभी करेगी जब उसके ऊपर में आप क्या लिखोगे, HTTP @HTTP गेट, क्या लिखोगे आप, @HTTP गेट। ठीक है, क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. तो @http गेट क्या है? ये मेथड का क्या है? नाम। ठीक है। तो मेथड कैसे लिखना है ये समझ में आया क्या? गेट वाली फिक्स कंसेप्ट है। आप ग्लोबल स्टैटिक जो आपको रिटर्न करना है वो ऑब्जेक्ट का नाम डू गेट, आपको नाम कुछ भी लिख सकते हो, ब्रैकेट खाली रहेगा और उसके ऊपर में क्या लिखना चाहिए? ठीक है, @HTTP। ठीक है। अब क्या होगा जब भी आगे वाला यूजर आपको डेटा भेजेगा, डेटा भेजेगा नहीं, ये समझो कि आगे वाला आपको क्या भेज रहा है? यूआरएल भेज रहा है। और वो यूआरएल में क्या भेज रहा है? वो अकाउंट की आईडी भेज रहा है। क्या भेज रहा है? अकाउंट की आईडी। यानी ये समझो कि जो जावा में प्रोग्राम लिखा गया है वो जावा में प्रोग्राम क्या करेगा? आपको यूआरएल भेजेगा और वो यूआरएल में क्या भेजेगा? अकाउंट की आईडी। और वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करेगा? वो अकाउंट की आईडी से रिलेटेड आपने डेटा उसको क्या करना चाहिए? भेजना चाहिए। देखो अभी अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं कि यूजर मेरे को क्या करेगा? यूजर मेरे को क्या करेगा? वैल्यूज देगा। क्या देगा? अकाउंट की आईडी ये मेरे को देगा और मैं उसको क्या भेजूंगा? आईडी अकाउंट की इंफॉर्मेशन वापस भेजूंगा। समझा क्या? यस सर। तो मैं यूजर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? अकाउंट की आईडी, और वो भी किसके थ्रू? यूआरएल के थ्रू। तो अभी ये समझो कि अपने पास दो कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या है? सेल्सफोर्स, और इधर में अभी के लिए समझते कि कौन है? जावा। तो जावा वाला क्या करेगा? वो यूआरएल बनाएगा। तो वो ऐसा यूआरएल बनाएगा, आगे में कोई भी नाम हो सकता है, http://salesforce.com ऐसा कुछ, सॉरी http://salesforce.com/account/ ये है अकाउंट की आईडी। ठीक है। तो वो जब भी यूआरएल भेजेगा तो हम लोग पहले भी उसको बोलेंगे कि जब भी तेरे को यूआरएल भेजना है तो उसमें उसको फॉर्मेट वैसे ही डालना पड़ेगा जो हम लोग बताएंगे। तो हम लोग उसको बोलेंगे कि जब भी तू यूआरएल डालेगा तो लास्ट में तेरे को क्या डालना है? अकाउंट की आईडी। तो आपके यूआरएल में अकाउंट नाम आना चाहिए और स्लैश देके लास्ट में क्या आना चाहिए? अकाउंट की आईडी। कब? अगर तेरे को क्या करना है? डेटा चाहिए। क्लियर है क्या? तो आप जावा वाला यानी कोई भी जिसको भी क्या करना है? सेल्सफोर्स के साथ इंटीग्रेट करना है तो वो यूआरएल देगा। अब यूआरएल कैसे देना वो अपने वर्कबेंच में देखेंगे अपन, बट वो यूआरएल में क्या डालेगा? क्या नाम डालेगा? अकाउंट स्लैश क्या डालेगा? अकाउंट की आईडी। अब ये कंसीडर करेंगे कि ये यूआरएल मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है यानी सेल्सफोर्स के अंदर आ रहा है। ठीक है। अभी अपने को क्या करना है? ये यूआरएल में से ये आईडी को क्या करना है? निकालना है और अपने कौन से मेथड को देना है? गेट मेथड को ये आईडी देना है। और फिर ये आईडी के हिसाब से क्या करना है? अकाउंट का डेट वापस निकालना है। किसके हिसाब से? ये आईडी के हिसाब से। क्वेरी कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो ना, सिलेक्ट आईडी नेम डिस्क्रिप्शन जो भी है, वेयर आईडी इक्वल टू दिस, तो आपको अकाउंट से क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। और फिर ये अकाउंट का ऑब्जेक्ट आपको किसको भेजना है? जावा। अब ये जब अपन डेटा भेजेंगे अकाउंट में तो अकाउंट में डेटा क्या क्या रहेगा? तो अकाउंट में डेटा रहेगा अकाउंट का नेम डिस्क्रिप्शन जो भी आपको भेजना है। तो ये हम लोग सब कुछ उसको भेजेंगे, बट कौन से फॉर्मेट में जाएगा? ये यूआरएल फॉर्मेट में डेटा आएगा। तो आपको यूआरएल आएगा जिसमें आपको अकाउंट की आईडी आएगी, आपको ऐसा यूआरएल आएगा। ठीक है। सेल्सफोर्स को क्या आएगा? ऐसा यूआरएल आएगा और यूआरएल के एंड में क्या रहेगी? आईडी। क्या रहेगी? आईडी रहेगी। ये आपको सेल्सफोर्स में आएगा। सेल्सफोर्स में आप क्या करोगे? ये यूआरएल में से क्या करोगे? ये आईडी निकाल के
गेट में क्या करोगे, डेटा बनाओगे और वो डेटा किसको पास करोगे, जावा को, यानी जो भी उसको कंज्यूम करना है उसको पास करोगे। बट जब भी आप डेटा पास करोगे तो उसको सेल्सफोर्स का ऑब्जेक्ट नहीं समझता ना, तो उसको क्या समझेगा, उसको जो लैंग्वेज समझती है वो उसमें अपन डेटा भेजेंगे, तो उसको लैंग्वेज कौन सी समझती है, एक्सएमएल या जेसन। तो हम लोग डेटा उसको किस में भेजेंगे, जेसन फॉर्मेट में डेटा क्या करेंगे, भेजेंगे। तो हम लोग डेटा बनाएंगे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, बट उसको कौन से फॉर्मेट में जाएगा, जेसन फॉर्मेट। जेसन। ये समझ में आ रहा है या यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, गधे समझ रहा है जैसा सर। तुमको गधा ही समझा सर। बोलूंगा मैं, अगर कोई इसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछो। 40-45 लोग हैं यहाँ पे। मैं फिर से पूछ रहा हूँ तुम लोगों को कि ये समझा नहीं समझा, कौन सा पार्ट नहीं समझा, तो पूछो, नहीं तो अपनी बैंड मत बजाओ उधर जाके। क्योंकि तुम्हारी, अगर तुमने इसको नहीं समझा या तुमको ये प्रॉपर कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ कहलाओगे। फिर भी अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं समझा होगा तो मुंह निकालो, मुंह खोलो और पूछो कि ये सर ये यूआरएल कैसे आ रहा है, इसमें आईडी कैसे आएगी, फिर आईडी निकाल के क्या करना है, डेटा कौन से फॉर्मेट में भेजना है, तो पूछो। समझा क्या? फिर से समझो। जब भी इंटीग्रेशन होता है तो आपको डेटा आएगा और उसके हिसाब से आप डेटा भेजोगे। आपको डेटा यूआरएल फॉर्मेट में आता, आप डेटा कौन से फॉर्मेट में भेजते हो, जेसन फॉर्मेट में, जेसन। जेसन या एक्सएमएल। तो अभी जब गेट मेथड लिखी जाएगी तो अपने पास यूआरएल में क्या आएगा, अकाउंट की आईडी, उनकी आईडी आई। जो कि अपने को गेट मेथड में अकाउंट की आईडी को क्या करना है, फेच करना है, ना निकालना है अकाउंट की आईडी को। और निकालने के बाद क्वेरी करनी है सेल्सफोर्स में, सेल्सफोर्स से डेटा निकालना है और फिर वो डेटा आगे वाले को भेजना है। और जो भी डेटा आगे वाले को जाएगा वो कौन से फॉर्मेट में जाना चाहिए, जेसन फॉर्मेट में उसको जाना चाहिए। समझा कि ये कंसेप्ट सभी को? यस सर। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कोड अपने को बनाना है जिसमें सेल्सफोर्स, ये जावा है, डॉटनेट है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। मेरे को ये कंसीडर करना है कि मेरे पास यूआरएल आने वाला है। ठीक है, तो अभी कोड में देखते हैं आपके पास यूआरएल कैसे आएगा। अभी कोड में अपने को देखना है कि अपने पास यूआरएल कैसे आएगा। तो जो बाहर से आपको यूआरएल पास करेगा तो वो यूआरएल आपको रिक्वेस्ट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। जब भी यूआरएल आपको पास होता है बाहर से, बाहर वाला जो भी जावा वाला है, डॉटनेट वाला है, जब भी वो यूआरएल आपको पास करेगा तो वो यूआरएल आपको कौन से इसमें आएगा, रेस्ट कॉन्टेक्ट डॉट रिक्वेस्ट। रेस्ट कॉन्टेक्ट नाम का क्लास है और रिक्वेस्ट नाम की उसके अंदर मेथड है। तो ये रिक्वेस्ट, रेस्ट कॉन्टेक्ट डॉट रिक्वेस्ट से आपको क्या मिलेगा, रेस्ट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट मिलेगा। और ये रेस्ट रिक्वेस्ट के अंदर में क्या रहता है, रिक्वेस्टेड यूआरएल। तो इतने मेथड से आपको क्या मिल जाएगा, वो यूआरएल मिल जाएगा जो आगे वाले ने आपके तरफ क्या किया है, पास किया है। और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि अकाउंट का ऑब्जेक्ट आपको वापस करना। इतना समझा क्या? यूआरएल जो कि बाहर वाला भेजेगा, यूआरएल जो भी बाहर वाला भेजेगा वो कहां से आएगा, किस में आएगा, रेस्ट कॉन्टेक्ट डॉट रिक्वेस्ट में वो यूआरएल आएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा, अगर आपको बाहर से यूआरएल लेना है और उसमें आपको क्या करना है, आईडी लेके आना है, अकाउंट की आईडी फेच करनी है, तो आपको पहले यूआरएल फेच करना पड़ेगा। तो यूआरएल कैसे आएगा आपके पास, तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, रेस्ट कॉन्टेक्ट डॉट रिक्वेस्ट। ये आपको किसका ऑब्जेक्ट देगा, रिक्वेस्ट यूआरएल का, रेस्ट रिक्वेस्ट नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट देगा। और ये क्लास के अंदर रिक्वेस्ट नाम का, जो रेस्ट रिक्वेस्ट नाम के ऑब्जेक्ट का क्या है, नाम है, इसमें रेस्ट रिक्वेस्ट यूआरएल नाम का मेथड है। ये रिक्वेस्ट यूआरएल में आपके पास यूआरएल है। इतना समझा क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो अब आपके पास तो यूआरएल आ गया। तो सपोज ये आपके पास यूआरएल आ गया सपोज, तो जब हम लोग क्या करेंगे,
आपका रिक्वेस्ट URI जब आप लिखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, आपके पास ये URI आ जाएगा। ऐसा पूरा स्ट्रिंग में क्या आता है, URI आता है। अब मेरे को क्या करना है, ये स्ट्रिंग में से लास्ट वाले जो भी नंबर है, लास्ट वाला जो भी नंबर है, ये निकाल के उसको मेरे को अकाउंट के आईडी में स्टोर करना है। तो अभी मेरा काम क्या है, अभी देखो यहाँ पे लॉजिक का कंसेप्ट है, लॉजिक। अभी ये कोर जावा का लॉजिक है यहाँ पे, हाँ, पूरा कोर जावा का लॉजिक लगाना है अपने को। और क्या लगाना है कि ये यूआरएल में से जो भी यूआरएल, आज ये यूआरएल है, कल जो भी यूआरएल आएगा, अपने को इतना गारंटी है कि स्लैश के बाद क्या आने वाला है, अकाउंट की आईडी आने वाली है। तो मेरे को क्या करना है, वो यूआरएल में से ये अकाउंट की आईडी को क्या करना है, फेच करवाना है। ये अकाउंट की आईडी को मेरे को क्या करना है, वहां से फेच करवाना है। ये यूआरएल में से मेरे को लास्ट वाला जो नाम है वो मेरे लिए क्या है, अकाउंट की आईडी। तो ये अकाउंट की आईडी मेरे को फेच करना है। तो रिक्वेस्ट URI ये आपको क्या देता है, स्ट्रिंग में वैल्यू देता है। अब आपको वैल्यू दे दी, अब इसमें से आपको क्या करना है, लास्ट वाली चीजें निकालना। तो उसके लिए यहाँ पे कोड लिखा गया है सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले अगर आपको पता होगा स्ट्रिंग के अंदर अलग अलग मेथड्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इंडेक्स ले लेते हैं। इंडेक्स समझता है ना, ये सभी वर्ड्स को क्या रहती है, एक नंबरिंग रहती है। एक्चुअल में जब भी अपने को कैरेक्टर के स्ट्रिंग के साथ खेलना है तो इनको नंबर रहता है, 0 1 2 3 ऐसे नंबर रहते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड है, स्ट्रिंग यानी URI डॉट गेट इंडेक्स ऑफ। ये लिस्ट में भी है, अगर आपने देखा होगा कलेक्शन में, उसमें भी इंडेक्स ऑफ नाम की एक मेथड है। तो गेट इंडेक्स ऑफ नाम की मेथड है, जिसमें आप क्या करोगे, कैरेक्टर दोगे। जैसे मैंने क्या दिया, कैरेक्टर H, तो इसका क्या करेगा, वो इंडेक्स वापस कर देगा। तो वापस करेगा मेरे को यहाँ पे 0 वापस करेगा, ठीक है। तो आप उसको कैरेक्टर देते हो, आपके स्ट्रिंग के कैरेक्टर देते हो, वो उसका क्या करता है, नंबर वापस करता है। ध्यान दो, कोड कैसे लॉजिक लिख के अपन लास्ट वाले वर्ड को फेच करेंगे, वो ध्यान दो। लास्ट वाले वर्ड्स को अपने को फेच करना है, तो कैसे कर रहे हैं वो ध्यान दो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यूआरएल में से लास्ट वाले कंटेंट को कैसे निकालेंगे, यूआरएल में से लास्ट वाले कंटेंट को कैसे निकालेंगे। तो पहले, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जो स्लैश है लास्ट वाला, ये जो स्लैश है लास्ट वाला, इसका नंबर निकालना है। ये जो स्लैश है लास्ट वाला, उसका नंबर, क्योंकि लास्ट के बाद वाले जो वैल्यूज है वो मेरे लिए क्या है, अकाउंट की आईडी है। स्लैश के बाद में जो भी कैरेक्टर है वो मेरे लिए अकाउंट का आईडी है। तो मैं अभी सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं, ये स्लैश का इंडेक्स, ठीक है, इसका इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो हम लोग देखो, अभी यहाँ पे बहुत सारे स्लैश है, बहुत सारे स्लैश है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, गेट, यहाँ पे बोलेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ। अपने पास मेथड है स्ट्रिंग में लास्ट इंडेक्स, यानी अगर वो कैरेक्टर मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा होगा तो उसका लास्ट अकरेंस, किसका, स्लैश। तो URL डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ स्लैश क्या करेगा, इसका जो भी नंबर होगा, सपोज इसका नंबर है 30, तो वो क्या करेगा, 30 नंबर मेरे को वापस कर देगा। यहां तक क्लियर है क्या सभी को। URL डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, URI और डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, जो भी आप उसको स्ट्रिंग दोगे उसका वो स्लैश का लास्ट इंडेक्स, लास्ट अकरेंस देखेगा और उसका नंबर वापस करेगा। नंबर क्यों ले रहा हूं मैं बाद में बताऊं, क्लियर है। अभी अपने पास ये होने के बाद स्ट्रिंग में, यानी URL जो भी अपने पास है, इसमें एक सब स्ट्रिंग नाम की मेथड है। कौन सी, सब स्ट्रिंग। ये सब स्ट्रिंग क्या करता है, आप उसको नंबर दो नंबर दो, उसके बीच का डेटा वो क्या करता, वापस निकाल के देता। आप उसको नंबर दो, उसके बीच का डेटा वापस, यानी अगर मैंने यहाँ पे सबस्ट्रिंग में क्या दे दिया, 2, 3,
6, तो क्या करेगा, ये 2 से 6 तक में जो भी नंबर होगा, जो भी ये होगा, ये आपको एक दूसरे स्ट्रिंग में क्या करता है, वापस दे देता है। समझा क्या सब स्ट्रिंग का कंसेप्ट? यस सर। सब स्ट्रिंग को आप क्या करो, नंबर दो, आपको कैरेक्टर वापस देता उतने में से। अब मैं सब स्ट्रिंग को क्या करूंगा, ये जो नंबर आया ना, ये नंबर किसका आया, इसका आया। अब मेरे को इसके बाद वाली वैल्यूज को निकालना है, तो मैं बोलूंगा 30 प्लस 1, क्योंकि उसको नहीं निकालना, उसके बाद वाली वैल्यू, तो मैं बोलूंगा उसको इसमें +1 ऐड कर दूंगा। ये जो भी नंबर आया मेरे पास उसको मैं +1, क्या पे आएगा 31। तो 31 का मतलब क्या है, वो 31 से गिनना चालू करेंगे और लास्ट तक की वैल्यू मेरे को क्या करेगी, वापस दे देगी। तो इससे मेरे पास सब वन में क्या आ जाएगा, अकाउंट की आईडी। समझा क्या लॉजिक, या नींद आ गई सबको? यस सर। कोडिंग कोडिंग Yes, देख sir. के बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ Yes. पे देखो, मेरे को क्या करना था, जब भी यूजर यूआरएल डालेगा और वो यूआरएल में लास्ट में आईडी डालेगा अकाउंट की, मेरे को मेरे कोड में वो यूआरएल को लेके आना है और उसमें से मेरे को लास्ट वाला जो भी वो आईडी डाल रहा है वो आईडी मेरे को वापस निकालनी है। तो अगर मेरे को आईडी वापस निकालनी है तो मेरे को 2 मेथड का यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग में की। मेरे को 2 मेथड का यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग में की। एक तो क्या है, उसका इंडेक्स ऑफ लेके हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर दे देंगे और उसका क्या करेंगे, नंबर वापस निकाल लेंगे, जिससे मैं उसके कैरेक्टर का नंबर मेरे पास वापस आ गया तो उसके बाद वाली वैल्यू मैं फेच कर सकता हूँ। और फिर मैं उसको किसको दे दूंगा, किसको दे दूंगा, सब स्ट्रिंग नाम के मेथड को दे दूंगा। इसमें सब स्ट्रिंग में 2 वैल्यू भी दे सकते हैं, या अपन एक भी वैल्यू दी तो भी उसके बाद वाली वैल्यू वो फेच करके मेरे को दे देता। तो अगर मैंने इसको 31 बोल दिया तो वो 31 से चालू करेगा और ये लास्ट तक की वैल्यू मेरे को क्या करेगा, वापस दे देगा। तो सब स्ट्रिंग में अगर एक वैल्यू दी तो वहां से गिनना चालू करता और एंड तक की वैल्यू आपको क्या करता है, वापस दे देता है। बातमी की वैल्यू। समझा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. है क्या आप सभी लोगों को? यस Yes. यस Sir. अब इसको और अच्छे से समझना है तो जब अपना ये वर्कबेंच चालू हो जाएगा तो तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब वो एक्चुअल दिखेगा यूआरएल में एड्रेस और वो कैसे आता है तो वो वर्कबेंच में अच्छे से समझेगा। तो कल अपन वर्कबेंच देखेंगे और फिर ये पूरा चीज फिर से, बट इतना क्लियर है कि यूआरएल कैसे है, फिर से एक बार रिपीट करूंगा मैं, ठीक है? Yes. बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको समझना जरूरी है, ठीक है? सो कल देखते इसको और वर्कबेंच रहेगा ना तो वो इजीली क्या होगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है? सर। चलो कल मिलते हैं।